प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आप तो जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर आधारित एक ऐसा कार्यक्रम है जो मन की बात में शामिल विभिन्न बिंदुओं को विस्तार से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अब पिछली कड़ी की अगर हम बात करें, 88वीं कड़ी थी 24 अप्रैल को जिसका प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं की। उसमें से एक मुद्दा मुझे लगता है शायद हम वैसे उसको ज्यादा ध्यान ना दे पाते। हम इस्तेमाल तो करते हैं बहुत बार बहुत सारी चीजें, लेकिन हम उस पर बहुत ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जिस तरफ उन्होंने इशारा किया, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में जो उन्होंने बात की, यानी बिना नकदी के जो लेन देन की प्रक्रिया है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। आमतौर पर हम डिजिटल लेन देन की बात तो करते ही हैं, ये शब्द हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, हर रोज करते हैं। तो इन चीजों के बारे में क्या इतने बड़े स्तर पर ये चीजें हो रही हैं कि आज हम एक देश के रूप में अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया के दूसरे देश भी इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और वो हैरान भी होते हैं। लेकिन ये भी प्रयास वो कर रहे हैं कि भारत की इस क्षेत्र में जो उपलब्धि रही है उसको लेकर वो भी अपने देश में कुछ ना कुछ उस तरह की क्रियाएं या प्रक्रियाएं शुरू करें। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले बातचीत जो करने जा रहे हैं वो डिजिटल लेन देन के बारे में ही है, जिसे आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। पर कैशलेस ट्रांजैक्शन के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे तौर तरीके हैं, और मुझे लगता है कि हमें बहुत ही विस्तार से इन चीज़ों को जानने की भी ज़रूरत है, इसके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री विजय रंजन जी को, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य महाप्रबंधक यानी चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए। बहुत लंबा अनुभव रहा है विजय रंजन जी का। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। मैं अभी एक दिमाग में बात आई कि आपने जिस दौर में स्टेट बैंक में ज्वाइन किया होगा तब बड़े पारंपरिक तौर तरीके काम के रहे होंगे, और आपके ही समय में जब आपने स्टेट बैंक से सेवानिवृत्ति हासिल की तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जो लेन देन की प्रक्रिया, आर्थिक या अर्थतंत्र में जो चीजें बदली हैं, क्योंकि स्टेट बैंक देश का इतना बड़ा, सबसे बड़ा बैंक है। तो आपसे आज ये जानने की इच्छा और अभिलाषा है कि विस्तार से आप बताएं, और उसकी शुरुआत के तौर पर हम पहले उन बिंदुओं को भी हम समझ लें जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में शेयर किया था। तो वो हिस्सा अगर आपकी अनुमति हो तो हम सुनवाते हैं श्रोताओं को। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए और बड़े रोचक उदाहरण थे जी। लेकिन इसकी अहमियत क्या है, और ये जो लेन देन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ये किस रूप में देश को आगे बढ़ा रहा है, आइए सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए, कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप्स भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो ये विजय जी, सचमुच हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, या हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हर रोज आज 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन जो हैं हमारे देश में इस माध्यम से, जिसे हम डिजिटल कहते हैं, उस रूप में हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन मुझे लगता है कि हुआ है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम डिजिटल लेन देन को ही समझने की कोशिश करें सबसे पहले, तो वो क्या है? मैं जैनेन्द्र जी, मैं जरूर ये बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 7-8 सालों में जो प्रगति भारत ने डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में की है सरकार के आने के बाद से,
वह सचमुच में सराहनीय है। और बेसिकली जितने भी प्लेटफॉर्म्स इन लोगों ने अवेलेबल करवाए हैं एनपीसीआई के माध्यम से, एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जी है, उसके माध्यम से जो डिजिटल लेन देन है, पहले जैसे आपने कहा कि डिजिटल लेन देन है क्या, डिजिटल में किसी भी ग्राहक को, चाहे वो सामान खरीद रहा हो या एक आदमी अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के अकाउंट में पैसा डाल रहा हो, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए उसको शाखा जाने की, ब्रांच जाने की जरूरत न पड़े और कैश का ट्रांजैक्शन ना हो। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, एटीएम इज नॉन ब्रांच ट्रांजैक्शन, लेकिन वहां पे जब आप जाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं, या फिर आप कैश डिपॉजिट करते हैं जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है जी। तो वो पूरी तरह से डिजिटल नहीं है। भारत में डिजिटल लेन देन की शुरुआत एक तरह से मैं अगर कहूँ तो 2010 में पहली बार IMPS जब लॉन्च किया गया था, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अच्छा, IMPS इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसमें आपको एक सिस्टम डेवलप किया गया, कुछ बैंक मेंबर बैंक बनाए गए और आपका डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स वगैरह कैप्चर करके बैंक अकाउंट नंबर और IFSC नंबर, इन सबको जो बैंक के कोड होते हैं उनको कैप्चर करके मोबाइल पे ये सुविधा उपलब्ध कराई गई कि आप मोबाइल से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जो देखा गया 2010-11 तक हार्डली ट्रांजैक्शंस होते थे। हम लोगों को तो एक आम नागरिक के रूप में मैं बताऊं आपको कि हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं था कि ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस समय तक सिर्फ ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है या इस तरह के या क्रेडिट कार्ड वगैरह की शुरुआत, मतलब उसका प्रचलन ज़्यादा था और उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा था। देखिए, डेबिट कार्ड शब्द का भी प्रयोग बहुत रिसेंट है जी। हम लोग ATM कार्ड ही बोलते थे। ATM क्योंकि हम जब डेबिट कार्ड इशू होता था किसी को ये भी पता नहीं था कि ये पॉस मशीन पे भी यूज हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, और हम सिर्फ ATM से कैश विड्रॉ करते थे जी। लेकिन 2014 के बाद 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन का पर्पस था वो ये भी था कि कैश पे डिपेंडेंसी कम की। कैश पे खर्चे बहुत आते हैं। अगर आप फिजिकल ट्रांजैक्शन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ वन फिजिकल ट्रांजैक्शन इज टू मच, क्योंकि वॉल्यूम्स हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी नहीं होती जी। डिजिटल में अभी आपको जो डाटा है लगभग 8000 बेसिकली करोड़ ट्रांजैक्शंस अगर आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं, तो आप सोच लीजिए कि वो वॉल्यूम हैंडल करने की कैपेबिलिटी कहाँ है। तो अभी जो 10 प्लेटफॉर्म है उसमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है UPI का। अच्छा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो NPCI ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया 2016 में, इसको लॉन्च किया गया था। और उसके बाद से जो वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं पर डे, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक महीने में, जैसा आपने बताया 20 बिलियन का ट्रांजैक्शंस हो जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंट्री के लिए। और अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि जो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। इस UPI की सुविधा और भीम UPI की सुविधा यही है कि आप किसी भी छोटे से पाव भाजी वाले के पास जा रहे हैं और अपना मोबाइल से आप भीम UPI स्कैन, बेसिकली उसका बारकोड स्कैन कीजिए या QR कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट हो जाता है आराम से। आपको पता भी नहीं चलता, उन्हें भी पता नहीं चलता, उनके अकाउंट में चला जाता है। पर एक चीज है वैसे विजय जी, खर्चे भी कई बार ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि बड़ा मजा आता है। नहीं, वो तो है। मैं कई बार सोचता हूँ, ये हंसे मजाक की बात है वैसे, लेकिन इतना आसान लगता है, इतना मजा आता है कि अभी आपने बस भरा, उसको स्कैन किया और अमाउंट भरा, पेमेंट हो गई। तो ये इतना खर्चे बचे भी तो, पर बचे भी। आप अगर ATM जाते और आप अगर ब्रांच जाते, शाखा जाते, तो आपको पेट्रोल में स्कूटर से जाते या गाड़ी से जाते, पार्किंग का चार्ज अलग लगता। दूसरी बात, आप उस वेंडर के लिए सोच लीजिए, उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो एक खास करके स्मॉल पर्सन, जो एक आदमी दुकान चला रहा है, उसको बैंकिंग आवर में वो कैश जो आप उसको देते वो जमा करने की जरूरत होती। हाँ, उसके साथ बड़े सारे खतरे भी होते हैं। अभी तो उसके अकाउंट में पैसा चला जा रहा है। कैश मैनेजमेंट उसका इंप्रूव कर गया। डिजिटल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो है फॉर कंपनीज, फॉर फर्म्स, फॉर इंडिविजुअल्स। आप अपने कैश मैनेजमेंट को बहुत प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट देखते हैं, आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको बैलेंस दिख जाता है जी। आपके मोबाइल पे SMS आ जाता है और आपको सब कुछ पता है कि आपने इतने खर्चे किए, इतने बचे हैं,
अब आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। अच्छा, एक चीज बताएं, जैसे यूपीआई की आपने बात की, अब इसके पहले आप आईएमपीएस का भी जिक्र कर रहे थे, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें फर्क क्या है? यूपीआई, क्योंकि यूपीआई की बहुत चर्चा है और यहाँ तक मैंने चर्चाओं में ये बात सुनी है कि अमेरिका जैसे देश भी उत्सुकता से इस बात को जानना चाहते हैं कि यूपीआई इतना बेहतरीन ढंग से जो देश में काम कर रहा है। आईएमपीएस तो बेसिकली मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। अच्छा, लेकिन यूपीआई आप जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। अभी तक कुछ दिनों पूर्व तक ये सिर्फ स्मार्टफोन पे उपलब्ध हुआ करता था। अच्छा, लेकिन अब आरबीआई ने अनाउंस किया है कि ये अभी फीचर फोन पे भी वो यूपीआई की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि बहुत लोग फीचर फोन अभी भी यूज कर रहे हैं इंडिया में। आपको यूपीआई में हर बार डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ रही, अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपके सारे डाटा कैप्चर्ड हैं और वो सिक्योर्ड भी है। अच्छा, तो वो आपको बार बार ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर, अदरवाइज क्या होता था अभी तक कि आपको अकाउंट नंबर भी बार बार फीड करना पड़ता था, अपना मोबाइल नंबर भी बार बार फीड करना पड़ता था अपना, वो करने की जरूरत यूपीआई में नहीं पड़ रही। तो आपका जो डाटा प्राइवेसी है ना, वो मेंटेन हो जा रहा है। दैट्स वाई आप देखिएगा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑलमोस्ट जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका 51-52% यूपीआई के थ्रू होने लगा है। देयर आर 314 प्लस banks and financial institutions and service providers who are on UPI platform। जब शुरू हुआ था तो बहुत कम लोग थे, 20-22 बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह ही आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। क्लियरिंग सिस्टम का कॉस्ट कम हो जा रहा है। अदरवाइज पहले क्या होता था? पहले होता था कि आपको चेक देना है, मान लीजिए मुझे आपको कोई चेक देना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो मैं आपको चेक देता था। आपका खाता किसी और बैंक में है, मेरा खाता किसी और बैंक में है, आप अपने बैंक को वो चेक देते थे। अगर सेम सेंटर पे अवेलेबल है तो क्लियरिंग में 4-5 दिन में वो क्लियर होकर आपके अकाउंट में आता था। ठीक है, अभी तो आपको मुझे देना है, मैंने यूपीआई के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर कर दिया, फंड ट्रांसफर कर दिया, मिनट में आमने सामने बैठे हुए। ये चीजें हम लोग के देखते देखते हुई हैं और इतनी ज्यादा हुई हैं। खैर, अच्छा लगता है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ महानगरों में नहीं, बल्कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि जो 2 टियर 3 टियर जो शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहां तक इन चीजों की पहुंच बनी है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल बिल्कुल, वहां भी छोटे छोटे गांव देहात में जो मंडियां लगती हैं, सब्जी मंडी या फलों की मंडी या और चीजों की, अनाज की, वहां भी लोग इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम डिजिटल लेन देन आप कहें या इस तरह के लेन देन जहां नकदी की आवश्यकता नहीं होती, ना लेने की ना देने की, उस तरह की चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं विजय रंजन जी से, जो कि चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। विजय जी, जो डिजिटल लेन देन की आपने जो उसके बारे में बताया हमें, एक ये शब्द भी सुनने में आता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ इंस्टेंट पेमेंट्स की भी बात होती है। अब शब्द ये ऐसे ऐसे हैं, आम आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इतने सारे शब्दों का मतलब क्या है, कहीं कुछ कनेक्टेड है या अलग अलग। जनेंद्र जी, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से जी दोनों का डिफरेंस बताया तो बताइए। 2 ट्रांजैक्शन के जो डिजिटल मोड में 10 मोड्स हम लोगों ने बताए, उसमें एनईएफटी आपने सुना होगा। जी जी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है वो जी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरा है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, ये 2 चीजें हैं। इन 2 चीजों को आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, और शाखा में जाके भी फॉर्म फिलअप करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं शाखा में जाके फॉर्म फिलअप करके करता हूं ना, तो वो डिजिटल नहीं है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, क्योंकि मैंने एक फिजिकल फॉर्म भरा है और मैं फिजिकली ब्रांच में गया। लेकिन मैं अगर अपने आईएनबी के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करके, या फिर आपको आजकल 25,000 तक जैसे स्टेट बैंक के आईएनबी में आप क्विक रेमिट भी कर सकते हैं, आईएमपीएस से भी कर सकते हैं, एनईएफटी से भी कर सकते हैं जी। तो अगर मैं अपने मोबाइल के थ्रू या अपने योनो ऐप के थ्रू या अपने आईएनबी के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं खुद सारा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ब्रांच जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो कंप्लीटली डिजिटल ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगर मैं सर्विस ले रहा हूं किसी और थर्ड पार्टी का, देन दैट इज नॉट ए कंप्लीट डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने ब्रांच को इन्वॉल्व किया है। मैंने ग्राहक सेवा केंद्र पे जाके जब मैं
मान लीजिए कर रहा हूँ और वो कोई चीज फिल कर रहा है या मुझे कैश दे रहा है, अगर मैं वहां पे कोई चीज कार्ड मैंने स्वाइप किया और कैश लिया, 2000-3000 का कार्ड लिया, तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में हम सर्विस ले रहे हैं। दैट इज नॉट बेसिकली ए डिजिटल ट्रांजैक्शन। अच्छा, डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है? देखिए, ऑफलाइन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑफलाइन कैसे होगा? नहीं, दरअसल जैसे 24/7 आपको ये उपलब्ध है। पहले ये 24/7 नहीं था। हाँ। 2017 से 19 के बीच में टाइम स्लॉट बढ़ाते नाउ NEFT एंड RTGS बोथ आर अवेलेबल 24/7। तो 24/7 है तो हरदम ऑनलाइन, आपके पास सिस्टम है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मिनिमम अमाउंट RTGS में 2 लाख है, 2 लाख से नीचे आप नहीं कर सकते। वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, उसमें इमीडिएट सेटलमेंट होता है, जबकि NEFT में बैचेस में सेटलमेंट होता है, हाफ एन आवर या 2 घंटे का स्लॉट होता है जी। तो आपने जो अभी रेमिट किया 2 घंटे में आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि वो अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और उसमें मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट भी अब उन लोगों ने हटा दिया है। अच्छा। ठीक है, पहले तो 2 लाख तक लोग NEFT कर लेते थे, लेकिन अब उसमें भी हटा दिया है। तो बेसिकली ये 24 घंटे उपलब्ध हैं। ऑफलाइन मोड में बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो ऑफलाइन होते हैं। जैसे एक मैं बताऊं आपको कि चूंकि जनवरी की ही बात है इसी साल की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क जारी किया था। उसमें ये है कि जैसे इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी के बिना भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जी होगा। वो जैसे मैंने आपको बताया फीचर फोन पे, अच्छा, जो सुविधा उपलब्ध जिसमें होगी, डेटा नहीं भी है, हाँ, इंटरनेट वहां नहीं भी है। वो कर सकते हैं। तो दैट विल बी बेसिकली ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो वो कनेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन से, जी, है ना। इसमें एक जो आपने ऑफलाइन की बात की तो मुझे एक चीज याद आ रहा है, जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, और या आप IPO में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो आपका IPO का एप्लीकेशन है वो आप रजिस्टर तो कर लेता है सिस्टम, लेकिन ट्रांजैक्शन उस समय में नहीं होता। वो नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है या जिस समय में बैंक करेगा तो वो आपको मैसेज आ जाता है जी कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड और ये ट्रांजैक्शन पुट थ्रू होगा। तो डेबिट आपका वो तभी होगा जब आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, IPO के लिए चला जाता है। अच्छा। तो बेसिकली क्या है, उसको आप ऑफलाइन बोल सकते हैं कि ठीक है आपने ट्रांजैक्शन तो कर लिया बट योर अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड सो फार। दूसरा चीज मैं बताता हूँ, योनो कैश अगर आपने यूज किया हो, अब योनो कैश कंप्लीटली उस वे में कर रहा हूं कि आप जो प्रोसेस अपना रहे हैं वो डिजिटल है, लेकिन आप ATM से जाके कैश निकालते हैं, जहां ATM कार्ड की जरूरत नहीं है, जहां ATM कार्ड की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आप जब अपना पिन जनरेट करते हो, अमाउंट फीड करते हो, तो आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आता है विच रिमेन्स वैलिड फॉर 4 आवर्स, यानी 4 घंटे में कभी भी आप जाओ तब तक आपका अकाउंट डेबिट नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, जब आप वहां जाके पैसा विड्रॉ कर लेते हो तब जाके अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन चूंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, आई विल नॉट काउंट दिस एज ए कंप्लीट डिजिटल ट्रांजैक्शन। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं और पिछले 7-8 सालों में इतनी ज़्यादा, मतलब 20, 22, 25 गुना तक की बढ़ोतरी अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से हम तक पहुंचती है, इसमें जो ये गांव देहात में चीजें पहुंची हैं उससे किस किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा है और क्या फायदा पहुंचा है, ये जरूर जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो जब लोग ये यूज करेंगे डिजिटल मोड के ट्रांजैक्शंस, तो उनके बैंक में खाता होने चाहिए। बिना खाता के तो वो ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे। मतलब एक बात मैं ये समझूं कि जो जनधन की शुरुआत हुई थी उसके पीछे मैं वही बता रहा हूँ, जनधन सिर्फ जनधन अकाउंट खोलने की बात नहीं थी। हाँ, अगर प्रधानमंत्री का स्वप्न डिजिटल इंडिया का था तो उन्होंने पहले सोचा कि उसके लिए क्या करना होगा। तो जनधन अकाउंट जो खुला, ऑलमोस्ट 43 करोड़ के करीब जनता के पास अकाउंट नहीं थे उस समय में, 2014 में। तो उनको बैंकिंग इसमें लाया गया, क्योंकि आज आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो वो हिट तो करता है आपके अकाउंट को ही ना, डेबिट हो या क्रेडिट हो। तो अगर आपके पास सबसे पहला चीज हुआ कि लोगों को एम्पावरमेंट मिला, उनके अकाउंट खुले, जब अकाउंट खुले तो जाहिर है जो पैसे अनयूटिलाइज्ड घर में कहीं भी दबे रहते थे, पड़े रहते थे, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। इकोनॉमी को हेल्प मिलता है ग्रो करने में। आप देखिएगा रूरल इकोनॉमी काफी ग्रो कर गई, और ये भी कहा जाता है कि जो कोविड पीरियड में अगर इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई तो अर्बन और मेट्रो की ज्यादा हुई, रूरल और सेमी अर्बन एरिया की इकोनॉमी उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई। उसका कारण है कि ये 2014 ऑनवर्ड्स जो जनधन योजना के तहत अकाउंट खोला गया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस किया गया, DBT डायरेक्टली अकाउंट में जाने लगा,
असल में ये टू वे सिस्टम रहा है, क्योंकि जनधन अकाउंट जो खुले उसमें एक तो लोगों ने, चूंकि वो जीरो बैलेंस अकाउंट थे तो पैसा ना भी जमा करें ना भी रखें तो भी उनका अकाउंट तो है ही है। अब उसमें सरकार की तरफ से जो छूट आती है, सब्सिडी आती है, जो भी ट्रांसफर्स होते हैं तमाम तरह के स्कीम्स के जरिए। और देखिए कि प्रधानमंत्री ने ये भी स्कीम में लाया था कि आपकी जो 2-3 स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की। इंडिया इज अ कम्प्लीटली अंडर इंश्योर्ड कंट्री। यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आदमी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता क्योंकि वो इंश्योर्ड नहीं था। सच बात। 12 रुपए में लोगों को प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, 330 रुपए में आपको जीवन ज्योति योजना, साल के 330 रुपए, 12 रुपए क्या है साल के, और उसमें आप कवर्ड हो रहे हो 2 लाख तक, 1 लाख तक कवर्ड हो रहे हो। और उसमें उन्होंने किया गया कि आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो इतने दिनों के भीतर में, थोड़े भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो इंसेंटिवाइजेशन कि आप इतने से कवर्ड हो रहे हो, आपको ये करना पड़ेगा, लोगों ने उसको किया और लोगों को वो लाभ मिला। मुझे याद है कि अपने मन की बात में ही प्रधानमंत्री जी ने उस दौर में एक बार ये जिक्र किया था और लोगों से आह्वान भी किया था इसी जो इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं बीमा की, कि आपके घर में अगर कोई काम करने वाला है, कोई औरत है, पुरुष है, कोई भी है, आप 12 रुपए तो कुछ भी नहीं है महीने का, या साल का 300 रुपए कुछ भी नहीं है, तो आप अगर उसके नाम पर इसको ये स्कीम लेते हैं या ये इंश्योरेंस करवाते हैं तो कितना बड़ा लाभ उसको मिलता है। मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप यही मान लीजिए कि आपने बोनस दिया अपने एम्प्लॉय को हाँ, काम करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा, और ये तभी संभव हो पाया जब आपने डिजिटली फुटप्रिंट कैप्चर करने शुरू किए। लोगों के अकाउंट खुले और उसको आपने कैप्चर किया जी, उनको वो सुविधा मिलनी शुरू हो गई, उनके अकाउंट में पैसे भी जाने लगे, तो पैसे जब जमा होंगे तो लोग निकालेंगे भी। तो ये 3 जो स्तंभ हैं मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया में, कि जिसका जनधन अकाउंट का आपने जिक्र किया, इसके अलावा जो आधार है वो भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और मोबाइल जो सबके हाथ में आजकल दिखाई देता है, लेकिन जैम की बात होती है। हाँ, तो इस पर और तमाम और चीजें हैं, उस पर हम बात करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन की या डिजिटल ट्रांजैक्शन की, उस तरह की चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं विजय रंजन जी से, जो कि चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। विजय जी, जो हम बात कर रहे थे डिजिटल ट्रांजैक्शन में जैम की, जो बेसिकली बात है, जनधन की चर्चा आपने की, लेकिन आधार और मोबाइल जिक्र इनका भी होता है, पर इनकी भूमिका किस रूप में इसमें जुड़ती है? देखिए, ऐसा है कि जनधन अकाउंट जब खुला तो आपको बेसिक केवाईसी के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया जाने लगा। आधार एक ऐसा इनिशिएटिव है जो, जहां की पहले क्या होता था कि केवाईसी डॉक्यूमेंट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो रेजिडेंशियल एड्रेस जी, दूसरा पर्सनल आइडेंटिटी का। तो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए हम लोग पैन कार्ड लेते थे, रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी या कोई भी ऐसा चीज ले लिया हम लोगों ने। आधार एक ऐसा था जिसमें कि पर्सनल आइडेंटिटी भी कवर्ड हो जा रही है और रेजिडेंशियल एड्रेस भी आपका कवर्ड हो जा रहा है, तो एक आइडेंटिटी आपकी दोनों को कवरेज दे रही थी। दूसरी चीज क्या हो गई कि चूंकि देखिए, आपका एक सिस्टम तो होगा ना जिसको कि आप बेस करके कहीं भी वेरिफिकेशन कीजिएगा, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APS जो अभी शुरू हुआ, वो अगर आधार नहीं होता तो वो पेमेंट सिस्टम शुरू भी नहीं होता। जिनके पास बेसिकली ये सारी UPI या इस सबकी सुविधा नहीं है, वो BC चैनल के पास जाके EAPS के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर चूंकि अकाउंट में फीड होता है और आपको SMS अलर्ट्स आते हैं, आपको जैसे USSD है वो SMS बेस्ड है जी जी, है ना, *99#, उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं और आपको मोबाइल पे स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाते हैं और आप अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ये तभी संभव है जब आपका मोबाइल नंबर कैप्चर्ड है। अब जो बैंक के लिए बहुत सुविधाजनक हो गई कि जो मोबाइल नंबर आपका आधार में है वही अगर आपके पास भी है, तो लोगों के लिए भी काफी सुविधाजनक हो गई है और ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम काफी बढ़ने लगा है। I think this has changed the entire gamut. That's why India इतना आगे, वॉल्यूम अगर आप देखिएगा तो 2022 में अभी कितने महीने हुए हैं, we have crossed $700 billion का ट्रांजैक्शन जी। So ये बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है जैम के तहत, और मुझे लगता है कि ये इंडिया विल बी कंप्लीटली डिजिटल
बाय 2024 तो 100% हो जाए। तो नहीं, पर मुझे अभी भी आज की भी तारीख में जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से और जो आंकड़े अभी हम लोग के पास आते हैं उसमें भारत ने अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और 2020 में भारत में कम से कम 25.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, अभी इतने ज्यादा हो रहे हैं, नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। अब ब्रिटेन में तो सिर्फ 2.8 बिलियन, या अमेरिका तो 9वें नंबर पे अगर इसका में हम देखें तो इसका मतलब भारत जो है वो बहुत लीड रोल में है डिजिटल ट्रांजैक्शन की फील्ड में, या इसको लेकर अगर हम बात करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात विजय जी ये लगती है कि ये सुविधा जो टेक्नोलॉजी के जरिए मिली है, उस टेक्नोलॉजी ने आम से आम, साधारण से साधारण, गरीब से गरीब, सुदूरवर्ती इलाकों में, चाहे वो पहाड़ पे रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, कहीं जंगलों में रहते हो, लेकिन उनको इस पूरे सिस्टम से जोड़ा है, एक इंक्लूसिव सिस्टम डेवलप हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे लाभ मुझे लगता है हुए होंगे, अर्थव्यवस्था को हुआ, देश को हुआ, उस पर थोड़ी रोशनी आप जरूर डालें। क्या लाभ इस तरह के ट्रांजैक्शन से देश को मिला है? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ है, कैश पे डिपेंडेंसी अगर कम होगी जी तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन तो कम होता ही है, चाहे वो सरकार के लिए हो या बैंक के लिए हो या इंडिविजुअल के लिए हो, तीनों के लिए वो कम हो जाता है। वॉल्यूम हैंडल करने की आपकी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। रियल टाइम आपके पास कैश मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। तो जो आज सिस्टम में कैश आ जाता है, जो सिस्टम में आप देखिए ना कि डिजिटल मूवमेंट के बाद 2 साल कोविड के रहते हुए भी टैक्स कलेक्शन हैज गॉन अप। जी, सच है ना। आप 2 साल में आप देख लीजिए कि इसके बावजूद, बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट होने की वजह से, इवन इनकम टैक्स वगैरह में ऑनलाइन हम लोग टैक्स पेयर्स को कितनी सुविधा हो गई, तो लोग अब जब इसको अडॉप्ट करने लगे हैं तो उनमें वो भी जो एक फियर था कि इसके मिसयूज हो सकते हैं कुछ भी, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है, प्लस आप वेराइटी ऑफ सर्विसेज। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करते हैं, पहले आप बैंक जाते थे, हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन करते थे, पैसा निकालते थे, पैसा जमा करते थे, बहुत हुआ तो फिक्स डिपॉजिट कर देते थे। अब जब डिजिटल मोड हमारे पास उपलब्ध है, हमारे मोबाइल में सारी सुविधा उपलब्ध है, तो हम ये मार्केट एनालिसिस करके शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते, SIP भी कर सकते म्यूचुअल फंड के लिए, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का भी यूज करते हैं। तो जाहिर है कि आपका कंज्यूमर कल्चर जो है ना, वो थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होगा। तो जब कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा तो मार्केट भी डेवलप होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। आप जोमेटो वगैरह आ गए हैं जब से, आप देखिए बहुत लोग घर पे खाना मंगवाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो रेस्तरां का बिजनेस, जो होम डिलीवरी का बिजनेस था, वो कोविड के बावजूद घटा नहीं। इकोनॉमी को सपोर्ट तो मिला। ये अगर डिजिटल नहीं होता, डिजिटल मोड नहीं होता, तो संभव नहीं था। आप मेडिसिन को ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से आप सामान, ग्रोसरीज कुछ भी मंगा लेते हैं बिग बास्केट से। आपके पास ऐप है, आप अकाउंट है आपके पास, आपने डिजिटल मोड अप्लाई किया और अपना ग्रोसरी मंगा लिया। आप बताइए कि इवन लॉकडाउन में शुरू में लोगों को दिक्कतें नहीं आई, और उस पीरियड में, और दैट्स व्हाई आप देखिएगा 2 साल में लोगों ने ये रियलाइज किया कि डिजिटल इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर सेफ ट्रांजैक्शन, सेफ बैंकिंग। तो उस सिचुएशन में तो खैर इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक बात तो ये है, जैसे हमने बार बार चर्चा की, आपने इसका जिक्र किया कि बहुत सुगम है, बहुत सरल है ये चीज़ें। एक बार आप बस कोशिश करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तो आपको मज़ा आने लगता है, अच्छा लगता है कि आप बैठे बैठे अपने तमाम कामों को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि बहुत ही क्विक है, त्वरित। आपने मतलब पलक झपकते जो है पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है या आपके पास आ जाता है। एक जो महत्वपूर्ण बात ये विजय जी मैं महसूस करता हूं कि इससे जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, और उसके से जुड़ी हुई जो ईमानदारी की एक प्रवृत्ति है, मुझे लगता है उसको भी बहुत बढ़ावा मिला। एथिक्स जो है, जो बिल्कुल नहीं, मैं जो आपको बता रहा था कि जैसे मैंने कैश मैनेजमेंट टूल की बात की, कि आप चेक देते थे ना, तो 4 और 5 दिन में वो कलेक्ट होकर आपके अकाउंट में आता था। आप वेट करते रहते कि वो पैसा आएगा तब हम करेंगे जी। सबसे बड़ा फायदा इसका डिजिटल का है कि इमीडिएटली आपके अकाउंट में 2 घंटे में भी आरटीजीएस तो इमीडिएट चला जाता है, अगर हाई वैल्यू का आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जी। तो जो एक कॉस्ट ऑफ फंड का जो यूटिलाइजेशन पे जो कॉस्ट आता था ना, जो डिले की वजह से, वो कम हो गया। दूसरी चीज जो आपने कही है कि जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सारे अकाउंट आपके, अभी आप देखिए कि आपके अकाउंट आधार और पैन को लिंक किया गया जी, है ना, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगी। अब सारे अकाउंट आपके डुप्लीकेशन हो गए। पहले 4 बैंकों में हुआ करते थे, 4 जगह हुआ करते थे, तो सारी चीजों को जब आप एक जगह ले आ रहे हैं तो आपको 1 कस्टमर व्यू भी मिलने लगा जी। एज ए कस्टमर भी
आपको वन व्यू मिल रहा है कि आपके कितने पैसे हैं, क्या उसको यूज करें प्रॉपरली, आप कैसे यूज करें। और एज अ गवर्नमेंट को रिसोर्सेज जनरेशन में भी काफ़ी मदद मिलती है इससे। उनको समझ में आता है कि कहाँ से फंड आ रहा है, वो हम कहाँ फोकस डाल सकते हैं। फास्टैग आ गया ना, अब फास्टैग देखिए डिजिटल मोड ही है। आप ट्रैवल करके टॉल से जाते हैं, आपको निकलना भी नहीं पड़ता, पॉकेट से मनी बैग भी नहीं निकालना पड़ता वहां देने के लिए, आपका वो स्कैन हो जाता है और आपकी गाड़ी निकल जाती है। हाँ। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला गया। लीकेजेस, सबसे पहले जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेज का लीकेजेस होता था ना जी, वो इससे चेक हो गया है, जो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि डीबीटी को जब डायरेक्टली अकाउंट में जाने लगा आफ्टर जनधन योजना, तो सरकार ने कई हजार करोड़ तो सिर्फ लीकेजेस में बचाए। निश्चित रूप से, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप फास्टैग की बात कर रहे हैं, इस तरह के तमाम सर्विसेज हैं। अब तो एक कंसोलिडेटेड एक इस तरह का एक सिंपल कार्ड है जिसमें बहुत तरह के एक ही कार्ड पे सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। इस तरह के प्रयास दिल्ली में भी जैसे हम देखते हैं, आपका मेट्रो के लिए है या यहाँ के डीटीसी की बसेज के लिए है, कार्ड हम लोग बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है और मुझे थोड़ा कई बार लगता है कि कुछ लोग शायद हेजिटेट करते हैं, डरते हैं। जैसे कंप्यूटर जब आया था तो लोग डरते थे चलाते हुए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसमें भी डरते हैं क्योंकि यहाँ तो पैसे का भी मामला होता है। लेकिन इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश है नहीं, गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। मुझे लगता है थोड़ी सी कोशिश करके अगर सीख लें। आप देखिए सीनियर सिटीजन्स हैं या महिलाएं हैं घर में जो बाहर निकलना जिनके लिए मुश्किल हो सकता है किसी भी वजह से, वो घर में बैठे बैठे इस तरह की ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं, सामान मंगा सकती हैं, पेमेंट कर सकती हैं, हर चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी सी कोशिश जो अभी नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये बात मैं कह रहा था। श्रोताओं, इस समय कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर जो हम बातचीत कर रहे हैं, दरअसल ये ट्रांजैक्शन हमारे आपके या इस छोटे से दायरे तक सीमित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और देश के विकास की ये पहचान भी है और देश के विकास में एक टूल भी है जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन या लेन देन अलग अलग स्तरों पर हम करते हैं। लेकिन जरूरी ये है, इस बारे में जब आज हम विजय रंजन जी से बातचीत कर रहे हैं इतने विस्तार से, विजय रंजन जी का बहुत अनुभव है क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए और बहुत सारे दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया। तो विजय जी से ये जानना बड़ा जरूरी है और श्रोताओं आपकी तरफ से ही मैं ये बात मैं विजय जी के सामने रखना चाह रहा हूँ कि चूंकि देखिए ये दिन पर दिन और इसको विस्तार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते जाएंगे और संख्या बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा ट्रांजैक्शन का, ये सब चीजें होंगी। अब सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारी जो मन में एक संशय या डर भी रहता है इन चीजों को लेकर, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह के अवेयरनेस की जरूरत है विजय जी? देखिए जनरल जी, अगर मैं पहले लिस्ट आउट कर दूं कि जो डिजिटल के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कार्ड्स के थ्रू भी होते हैं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, IMPS जैसा मैंने बताया था। भीम UPI एक ऐसा एप्लीकेशन है जो QR कोड को बेसिकली स्कैन करके आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं। UPI ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम भी है, AEPS। इंटरनेट बैंकिंग तो है ही जी। RTGS, NEFT है, USSD है, रुपे कार्ड है। खास करके रुपे कार्ड ने भी काफी बड़ा रोल अदा किया है कॉस्ट सेविंग का। जैसे डिजिटल का मैं बता रहा हूँ कि पहले जो कार्ड्स होते थे वो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड बेस्ड होते थे, जो बाहर तो वहाँ के... पे कॉस्ट ज्यादा आता था। हाँ। अब ये अपना डोमेस्टिक कार्ड हो गया नहीं, तो ज्यादा मतलब किस तरह से, आप थोड़ा सा इसको बताएं। जहाँ तक मुझे याद है, रिसेंटली तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2 रुपए का कॉस्ट पड़ता था एक ट्रांजैक्शन पे, तो उसमें 1.5 1.6 तो सिर्फ इन एजेंसीज को चली जाती थी। अच्छा। तो बैंक अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाता था और ये ज्यादा कॉस्टली होता था। लेकिन रुपए के बाद काफी कुछ चेंज हो गया और रुपए कार्ड हमारे पड़ोसी देशों में भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो वो है। अब मोबाइल वॉलेट्स आपने सुना होगा, SBI बड़ी भी था, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। आप उसमें पैसा अपना डाल के रख सकते हैं, जितने पैसे रहेंगे उतने ही आपको यूज होंगे, फिर आपको उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे एवेन्यूज हैं। अब कस्टमर ग्राहक को क्या यूज करना है और उसके लिए क्या उससे रिलेटेड सुरक्षा का उपाय है, उसको पालन करना होगा। तो जो बेसिक चीज है, मैं अपनी पर्सनल बातें बताऊं, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डेबिट कार्ड को जनरली यूज नहीं करता। अच्छा। मैं क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड में एक सर्टेन लिमिट है और वो मेरे अकाउंट से लिंक नहीं है। तो डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होता है। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि क्रेडिट कार्ड इज मोर सेफर देन डेबिट कार्ड, जहां पे मिसयूज के चांसेस ज्यादा हैं,
हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इस मामले में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तरह हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें तो ना तो डेबिट कार्ड की जरूरत है ना। नहीं, लेकिन बहुत लोग डेबिट कार्ड अपना यूज करते हैं, वो आईएनबी यूज नहीं करते, वो नेट बैंकिंग नहीं यूज करते। बहुत लोगों के पास आईएनबी होता नहीं। देखिए क्या है कि जैसे आप आईआरसीटीसी मान लीजिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो आप आईआरसीटीसी के साइट पे जाइएगा, वो आपको पेमेंट गेटवे की ओर ले जाएगा सारा बिल्कुल करने के बाद, और वहां पे चॉइस रहता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएनबी, यूपीआई, जो भी उन्होंने चॉइस दिया है। अब मेरे पास आईएनबी फैसिलिटी नहीं है बैंक में, तो मैं क्या करूंगा? मैं डेबिट कार्ड डालूंगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं लोगों को कि आप घबराइए नहीं, डेबिट कार्ड भी रखिए, क्रेडिट कार्ड भी रखिए, लेकिन अपने अकाउंट में अगर बहुत ज्यादा बैलेंस रहते हैं तो फिर क्रेडिट कार्ड ही यूज कीजिए, वो ज्यादा सेफ है। दूसरी चीज है जो बार बार बैंक भी बोलती है, रिजर्व बैंक भी बोलती है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी मत शेयर कीजिए। पिन किसी से शेयर मत कीजिए, ओटीपी किसी से शेयर मत कीजिए। अगर आपको कहीं से फोन भी आ जाए, बैंक के नाम पे भी फोन आ जाए, बिलीव मत कीजिए, क्योंकि बैंक कभी ये सारी चीजें मांगता नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आपको लग रहा हो कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये बोल रहे हैं, तो आप ब्रांच चले जाइए जिस ब्रांच में आपका खाता है। लेकिन लोग जितने भी मैंने देखे हैं जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो इस वजह से नहीं होते कि सिस्टम गलत है, डिजिटल सिस्टम गलत है, वो इस वजह से हो रहे हैं कि लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। दूसरा, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आजकल बहुत डिजिटल चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको ओटीपी भी आता है ट्रांजैक्शन से पहले, हर ट्रांजैक्शन से पहले, पिन तो आपका है ही, तो 2 फैक्टर को जरूर ऑप्ट कीजिए। अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो मिसयूज के चांसेस नहीं है। अच्छा विजय जी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अब देखिए सीनियर सिटीजन्स को जरूरत क्या होती है? एक तो आपको ऑनलाइन बाय करने की, ग्रोसरी हो, मेडिसिन हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो मोबाइल पे आपकी सुविधा उपलब्ध है, आपके पास यूपीआई है, आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैश विड्रॉल के लिए आप अगर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास कोई अटेंडेंट है, तो आप योनो कैश एसबीआई का तो आराम से यूज कर सकते हैं, उसमें आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी को भेज के, और 1 टाइम आपका पिन होता है, वो एक ही बार यूज होगा, 20,000 का लिमिट है। तो जाहिर है कि इतने सेफ्टी मेजर्स आ गए हैं। अब तो एटीएम ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, आपके मोबाइल पे एसबीआई का ओटीपी आ जाता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक जो कहावत है जो हर जगह लागू होती है, हर चीज में लागू होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब तो सड़क पे हम चलना बंद नहीं करते अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो। अच्छा एक बताएं कि जो बहुत सारे जब प्ले स्टोर पर जाते हैं तो किसी बैंक का अगर हमें ऐप डाउनलोड करना है, पर उस नाम के कई सारे ऐप नजर आते हैं। अब इसमें ये सेलेक्ट करना, क्योंकि मुझे कई बार ये संशय होता है, तो मुझे लगता है कि और लोगों को भी शायद हो सकता होता। देखिए ऐसा है कि जब आप एप्लीकेशन में, आप बैंक्स के साइट पे जो एप्लीकेशंस हैं वो आप जरूर देख लीजिए कि वो कौन से एप्लीकेशंस हैं। दूसरी चीज है कि जब भी आप डाउनलोड कीजिए तो HTTP और HTTPS है ना, HTTPS जहां है वो सिक्योर्ड है। अच्छा, ये देखना बहुत जरूरी है। और एप्लीकेशन बैंक बताती है आपको कि आपको इस साइट पे उपलब्ध है और इस तरह का, उसको थोड़ा सा। तो आपके कहने का मतलब है कि हम बेसिकली बैंक की वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड करें? तो अगर वेबसाइट पे उपलब्ध है तो वहां से डाउनलोड कीजिए। हाँ। और अगर वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है तो प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन कि आपको हमारे iOS या एंड्रॉइड पे कहाँ पे मिले। अच्छा एक और आपसे सवाल मैं चलते चलते पूछ लूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, कई बार किया इसके बारे में, फिनटेक के बारे में बात की और फिनटेक से जुड़े कई स्टार्टअप्स को लेकर उन्होंने जिक्र किया। ये फिनटेक जो है ये भी इसी फील्ड से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं? देखिए क्योंकि इसी संदर्भ में इस्तेमाल फिनटेक को अगर आप एक्सपैंड कर दिए तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक है। हाँ। सो दोज कंपनीज, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स को डिसरप्ट कर रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा, तो वो फिनटेक कंपनीज हैं। चाहे वो पॉलिसी बाजार, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जी, है ना, या आपको कोई ऐसी कंपनी है जो पेमेंट गेटवे का काम कर रही है, रिजर्व पे है, ठीक है, बिल्स का पेमेंट करने के लिए बिल डेस्क है, बिल्कुल, है ना। तो ये सारी बहुत सारी फिनटेक कंपनीज हैं और इवन बैंक्स बहुत सारी फिनटेक कंपनीज को यूज करती हैं अपने ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि इनसे ये पूरी जो प्रक्रिया है, हाँ, वॉल्यूम, तो स्टार्टअप्स काफी आ गए हैं इसमें जी, ठीक है।
तो ये जो फिनटेक कंपनीज हैं ये बेसिकली फैसिलिटेट कर रही हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में इतनी बढ़ोतरी हो रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। यस, बहुत ज्यादा इनका योगदान है। टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है और हाँ। इनोवेशन भी इतना इस फील्ड में हुआ है, नई नई चीजें आई हैं, तो अब ये बड़ा लाभ मिलता है। एक चर्चा भविष्य के लिए मुझे लगता है आजकल काफी हो रही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में भी मैंने कई जगह देखा और सुना और पढ़ा इसके बारे में कि डिजिटल करेंसी को लेकर बात हो रही है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, डिजिटल करेंसी का मतलब ये हुआ, मतलब डिजिटल कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है वो तो हम बात कर रहे हैं, पर डिजिटल करेंसी, फिजिकल करेंसी नहीं होगी। देखिए, डिजिटल करेंसी में इंडिया में अभी तो इस पर कॉन्सेप्ट रिजर्व बैंक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश में है, कुछ एम्पावर्ड कमेटी बनी है जी, उसी को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं जी। हाँ। ग्राहकों के लिए एक सूचना मैं देना चाहूंगा। आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया है फॉर हेल्पिंग कस्टमर्स इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसका नाम है डीजी साथी। अच्छा। और इसमें उन्होंने टोल फ्री नंबर IVR बेस्ड प्रोवाइड कर रखे हैं, तो किसी को अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेके कोई भी जानकारी लेनी हो, वो डीजी साथी के जो कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बहुत कुछ ऐसा है, हाँ, लेकिन हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और जो कहते हैं कि एक डिजिटली भी हमें साक्षर होना ज़रूरी है, हमारे लिए इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। खैर विजय जी, ये जानकारियाँ रोचक तो हैं लेकिन बहुत ज़रूरी भी हैं हम सब के लिए, एक आम नागरिक के रूप में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और जितना जानेंगे उतना ही ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट भी होंगे, और उतना ही ज़्यादा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी सुविधा या अपनी आवश्यकता के हिसाब से कर पाएंगे। तो आज इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। श्रोताओं, आपकी तरफ से और मैं आकाशवाणी की तरफ से भी विजय रंजन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। चीफ जनरल मैनेजर रहे, मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवाएं दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और आज इस कार्यक्रम में डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर इतने विस्तार से हम सबको जानकारी दी। अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।